गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में चूँकि रिवीजन वर्क चल रहा है दोनों का, तो आज से विद्यालय भी खुल गए हैं। तो जो बच्चे नहीं आए हैं उनका रिवीजन वर्क मैं मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से भेज दे रही हूँ। ठीक है, तो रिवीजन वर्क में हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल, क्षार और लवण में, इसके पहले हमने दोनों को बताया था कि किस प्रकार से आयनन की क्रिया क्या होती है, विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, आज आगे देखेंगे आयनन की क्रिया जो होती है, उस आयनन की क्रिया की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन है। ठीक है, तो पहला कारक उसमें देखेंगे वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी जिसमें आयनन की क्रिया कराई जा रही है जिस पदार्थ में, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनके आयनन की क्रिया के आधार पर वैद्युत अपघट्य, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित, जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसमें आयनन की क्रिया या अपने आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, उनकी प्रकृति के आधार पर ये वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी जिसमें आयनन की क्रिया तेजी से होती है, यानी इस पदार्थ का अधिक से अधिक आयनन हो जाता है, वह प्रबल कहलाता है। और दुर्बल में जिसमें आयनन की क्रिया में अधिक से अधिक मात्रा जो होती है, वह बहुत कम मात्रा में आयन बनते हैं और बाकी ऐसे ही अवशेष रह जाते हैं, और वियोजित अणुओं के रूप में, यानी बिना आयनन हुए रह जाते हैं, उसको कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो एग्जाम में आता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, इन्हीं 2 या 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों के नाम लिखिए। तो उसमें है NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें तुम लोग देख रही होगी कि हम अम्ल, क्षार, लवण तीनों का नाम लिखे हैं, यानी ये जो है ये प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है, हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति है, ये प्रबल क्षार है, और ये प्रबल लवण है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में अम्ल, क्षार, लवण तीनों के नाम आपको लिखे जाएंगे। ठीक इसी तरह से दुर्बल वैद्युत अपघट्य में एसिटिक एसिड CH3COH, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि जो होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कहलाती है। तो आयनन की मात्रा इस पर भी डिपेंड करती है कि वह वैद्युत अपघट्य किस प्रकार का है, प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, दूसरा इसका गुण है विलायक की प्रकृति। दूसरा है, ये इसी का सेकंड पार्ट था, विलायक की प्रकृति। वह जो विलायक है, जो विलयन बनाया जाता है, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर आयनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जिसमें जलीय विलयन या जिसमें विलयन बनाया जाता है, वह विलायक क्या है। अगर विलायक जल है तो इसमें आयनन की क्रिया तेजी से होगी। इसके अलावा अगर विलायक की प्रकृति अम्लीय है या कार्बनिक घोल है, कार्बनिक पदार्थ में विलयन बनाया गया है, तो इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। इसलिए जल को एक अच्छा विलायक माना गया है। तो आयनन की क्रिया के लिए विलायक की प्रकृति यदि जलीय होती है तो आयनन की क्रिया अच्छी होती है। अगला पॉइंट है, यहाँ इसको मिटाते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण
विलयन जितना अधिक सांद्र होगा उसमें आयरन की मात्रा उतनी ही कम होगी। विलयन की सांद्रता अधिक है, आयरन कम होगा। विलयन की सांद्रता कम है, आयरन अधिक होगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो आयरन की क्रिया जो होती है वह सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयरन की क्रिया विलयन की सांद्रता या सांद्रण कहेंगे इसको, जो भी आप देख सकते हो। आयरन की मात्रा विलयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अपोजिट होती है। विलयन की सांद्रता अधिक होगी, आयरन कम होगा। विलयन की सांद्रता कम होगी, आयरन अधिक होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो तनु विलयन में सांद्रण की क्रिया तेजी से होती है, यानी जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है उसमें आयरन की क्रिया तेजी से होती है। अगला पॉइंट है ताप वृद्धि। चौथा पॉइंट है ताप वृद्धि। यदि विलयन के ताप में वृद्धि कर दी जाए तो आयरन की मात्रा प्रभावित होती है, यानी आयरन की क्रिया तेजी से होने लगती है। तो ताप वृद्धि के अनुसार आयरन बढ़ता जाता है, आयरन प्रभावित होता है, आयरन की क्रिया बढ़ती है। ठीक है, विलयन का ताप यदि बढ़ा दिया जाए तो आयरन की क्रिया बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है विलयन में सम आयन की उपस्थिति। सम आयन, विलयन में सम आयन की उपस्थिति होती है कि यदि जैसे कोई विलयन है, जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों वैद्युता भट्ट हैं, एक विलयन है, एक विलयन के रूप में, एक लवण के रूप में है। यदि इनकी उपस्थिति में इसका आयनन कराया जाए तो क्योंकि दोनों में क्या होगा, इसमें NH4 आयन और Cl आयन बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, NH4 आयन और OH आयन बनेगा। ठीक है, तो दोनों में अमोनियम आयन की उपस्थिति है, NH4 आयन की उपस्थिति है। इस आयन की उपस्थिति के कारण से आयनन की क्रिया प्रभावित होती है, यानी पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं विलयन में सम आयन की उपस्थिति। अर्थात क्या होगा इसमें, जब इन दोनों की उपस्थिति में अगर सम आयन की उपस्थिति में आयनन कराया जाता है तो आयनन की क्रिया प्रभावित होती है, यानी कम होती है, आयनन की दर कम होती है। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से आयनन की दर कम होती है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ये। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जल का आयनिक गुणनफल। ये 5 पॉइंट के आधार पर आयरन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले ये कारक हैं। नेक्स्ट है जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल यानी जल में जो आयनन की क्रिया कराई जाती है तो वो किस प्रकार से होती है, इसका आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जल का आयनन। क्योंकि यदि हम जल का देखें तो केवल जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके आयनन की दर को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बूंदें अम्ल की डाली जाती हैं, तो जल के आयनन की क्रिया होती है। ये जूनियर क्लास में पढ़ी होगी कि जल में जब कुछ अम्ल की बूंदें डाल दी जाती हैं तो उसमें आयनन का दर या आयनन की क्रिया होने लगती है। अगर हम इसको देखें तो H+ आयन
और OH माइनस आयन बटे में जल के कुल अणुओं की संख्या का मान होता है एक नियतांक के बराबर होता है। जल में उपस्थित H आयन और OH आयन का जो गुणनफल होता है वह कुल जल की मात्रा के अनुपात का जो मान होता है उसको कहते हैं स्थिरांक या नियतांक। इसको कहते हैं जल स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि ये क्रिया इस तरह से होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान जब इसमें टूटने और बनने की क्रिया होती है, लगातार ये अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया लगातार चलती रहती है और इनका दर जब एक समान हो जाता है, क्रिया का दर एक समान हो जाता है, तो इसमें जो साम्यावस्था होती है उस साम्यावस्था में इनका मान एक स्थिरांक हो जाता है। और साम्यावस्था में इसका अनुपात जो होता है वो जल के आयनन की मात्रा बटे में जल की कुल मात्रा इक्वल टू स्थिरांक के इक्वल टू जल का स्थिरांक कहलाता है। सांद्रता की इकाई, अब जल की सांद्रता की इकाई अगर हम देखें, ये हो गया जल का आयनिक गुणनफल। इसकी सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर सांद्रता की इकाई है। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं कि सांद्रता की इकाई क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए मोल प्रति लीटर। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसका मान हम देखें तो इसका जो ये स्थिरांक होता है वो होता है H+ और OH माइनस इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। ये प्रयोग के आधार पर गणना से ज्ञात किया गया है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान जो होता है 10⁻⁻4 होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर हम देखें 10⁻⁻4 के आधार पर देखें तो 10⁻H आयन जो होता है 10⁻⁻7 और OH आयन होता है 10⁻⁻7 इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। ये कितने पर होता है? इसका मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयंस के गुणनफल का मान होता है 10⁻⁻4। क्लियर है ये? तो इसको कहते हैं सांद्रताओं का गुणनफल, जल के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। ठीक है, इसका मान होता है 10⁻⁻4। ये है जल का आयनिक गुणनफल। ये एग्जाम में आता है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल का मान इस तरह से निकालूंगी और इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान होता है 10⁻⁻14। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे कि अम्ल तथा क्षार किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अम्ल तथा भस्म या अम्ल तथा क्षार किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।